हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 9th ऑफ अक्टूबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 9 अक्टूबर 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव आईएएस एकेडमी। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल दिखेगा। नहीं मिलता है चैनल कोई बात नहीं, इसका लिंक जो है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इस लिंक को क्लिक करो और जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है। यहाँ से आप इस न्यूज़पेपर को डेली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसके ऊपर हम कुछ नोट्स वगैरह बना के आपको यहाँ पे सेंड कर देते हैं। ओके, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली टाइम टू टाइम आती रहे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं जो आज का हमारा डिस्कशन है वो शॉर्ट रहने वाला है। कुछ इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो कुछ जो न्यूज़ है उनको हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो छोटा रहने वाला है। ओके, आराम से देखो आज का सेशन। तो सबसे पहले आर्टिकल हमारा ये वाला है। इस आर्टिकल में क्या बात बोली जा रही है, जो रामविलास पासवान है इनकी डेथ हो चुकी है। इनकी डेथ हो चुकी है 74 साल में। कुछ यहाँ पर हार्ट रिलेटेड डिजीज, दिल से रिलेटेड डिजीज थी, दिल की बीमारी थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेथ हुई है। और ये कौन थे? यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड कंज्यूमर अफेयर्स थे। ठीक है, यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स थे। ठीक है, कौन सी मिनिस्टर पर काम करते थे आपको पता चल गया। तो अभी इनकी डेथ हो गई है। आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखो कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आपको ये दिखेगा। ये एक अच्छा आर्टिकल आप कह सकते हो हमारे लिए भी और इंडिया के लिए भी। और क्या हुआ है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। क्वार्टर टू चल रहा है, तो इसने देखा कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टमेंट नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नया नया इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि अच्छी बात है इंडिया के लिए। और आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मार्च में जब लॉकडाउन लगा उसके बाद से ही सब इंडस्ट्रीज वगैरह डाउन हो गई, सारे बिजनेसेस डाउन हो गए, इकॉनमी डाउन हो गई। तो अब यहाँ पे ये सारी चीजें जब बिल्कुल बुरी तरह से डाउन हो गई हैं तो यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करता? कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। कौन अपना पैसा लगाता किसी चीज में? कोई भी नहीं लगाता। तो अब जो है जाकर इतने टाइम बाद, इतने महीनों बाद जो है काफी कुछ अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें देखा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 114 प्रोजेक्ट्स लगे और उसके बाद 35,771 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 35,771 करोड़ रुपए का। ओके, इसको याद रखना। तो अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात थी, बस हो गया। अभी यहाँ पर कुछ सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है और कुछ नहीं। और इस आर्टिकल पे, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, इस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं जो आज का न्यूज़पेपर है ना यार, ये डाउनलोड होने में बहुत परेशान कर रहा था। टुकड़ों टुकड़ों में डाउनलोड हो रहा था। तो जैसे तैसे मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पेज थे वो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। एडिटोरियल्स डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डाउनलोड हो चुकी है, प्रीलिम्स के रिलेटेड और यहाँ पर मेंस के रिलेटेड। लेकिन मैं आपको न्यूज़पेपर सेंड कर दूंगा। ओके, तो आप परेशान मत होना, बच्चे परेशान होने लगते हैं न्यूज़पेपर नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया। टेलीग्राम पे आ जाएगा न्यूज़पेपर, टेंशन मत लेना। लेकिन अभी जब वो अच्छी तरीके से डाउनलोड होने लगेगा, तो क्योंकि अभी टुकड़ों में डाउनलोड हो रहा है, आधा इधर आधा उधर, तो वो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, तो मैं भी आपको सीक्वेंस पे लगा कर पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पर। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास न्यूज़पेपर आ जाएगा, थोड़ा सा लेट आएगा। जैसे ही सही तरीके से डाउनलोड हो जाएगा मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है? ईपीसीए। ईपीसीए क्या है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। जो कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो भी पॉल्यूशन होते हैं, प्रदूषण होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी है। तो इसने डायरेक्ट किया दिल्ली को। इसने दिल्ली से बोला और कुछ और राज्यों से बोला कि भाई ग्रैप को लागू कर लो, ग्रैप को इन्फोर्स करो। अब ये ग्रैप है क्या? ग्रैप को इन्फोर्स करो, तो ग्रैप किस चीज के बारे में? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करो। अब ये ग्रैप किस चीज के बारे में है? ग्रैप बोलता है कि जो डीजल है, डीजल जनरेटर है, उसको बैन कर दो। अब डीजल जनरेटर बैन होंगे तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेसिकली क्या मकसद है? जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम करने का यहाँ पे मकसद है। किसका मकसद है? ईपीसीए का, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का। ओके, बस अब चलते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 हम लोग कहीं और से लेना पड़ेगा क्योंकि टुकड़ों में न्यूज़पेपर डाउनलोड हुआ है। आते हैं हम लोग डायरेक्ट पेज नंबर 6 के ऊपर। पेज नंबर 2, 3, 4, 5 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी वो ईपीसीए वाली मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, और उसके बाद आते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ सारी सारी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आते हैं आगे, और पेज नंबर 12 वगैरह ये सब बेकार है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे यार? पेज नंबर 13 पे भी हमारे लिए, पेज नंबर 14 पे आते हैं। पेज नंबर 14 पे बिजनेस पेज है।
बिजनेस पेज पे हमारे ये आर्टिकल आज का अच्छा आर्टिकल है। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे फोरकास्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अंदाजा लगाया कि जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन है, जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और ज़्यादा 9.6% तक। ठीक है, अब यहाँ पे जीडीपी क्या होती है आप लोगों को पता होगा, यानी कि एक कंट्री की कितनी अच्छी हालत है, उसकी इकॉनमी कितनी अच्छी है, वो हम लोग पता लगाते हैं जीडीपी के थ्रू। अब यहाँ पे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, मान लो ये हमारा इंडिया है, ओके, हालांकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बस खाली ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। मान लो ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर एक साल में कह लो, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सबको अगर हम काउंट करेंगे तो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि हाँ इंडिया की क्या हालत है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू हम लोग पता चला लगाते हैं कि हाँ जीडीपी कैसी है। अगर पहले के कंपेयर में देखें, पिछले साल के कंपेयर में अगर कम है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब की बार जो है कम हुआ है, तो क्या है जीडीपी डाउन है, बढ़ गया है, तो फिर जीडीपी हमारी अप हो चुकी है। सिंपल, इतना सा सिंपल सा फंडा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ल्ड बैंक क्या कहना चाहता है कि जो जीडीपी है वो हमें और डाउन होती हुई नजर आने वाली है आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक को भी कवर कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है टॉपिक वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक इंटरनेशनल, ऑब्वियस सी बात है जब वर्ल्ड बैंक नाम है तो एक अंतर्राष्ट्रीय तो हो गई होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है किसे, पुअर कंट्रीज़ को। जो भी हमारी पुअर कंट्रीज़ है, गरीब कंट्रीज़ हैं, उनको लोन्स वगैरह देता है। और कुछ यहाँ पे इतना आपको लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखना है आपको, जो पुअर कंट्रीज़ है उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है ताकि वो लोग अपना कैपिटल प्रोजेक्ट्स वगैरह को परसू कर सकें और अपनी सिचुएशन, अपनी कंट्री को वो ग्रो कर सकें। ओके, अब वर्ल्ड बैंक के अंदर दो इंस्टीट्यूशंस और आते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला इंस्टीट्यूशन आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दो इंस्टीट्यूशन हमारे वर्ल्ड बैंक के अंदर में आते हैं, इसको याद रखना। और वर्ल्ड बैंक का अभी रिसेंटली एक गोल था, वर्ल्ड बैंक ने अपना एक गोल सेट किया था, वो क्या था कि जो पॉवर्टी है उसको कम करेंगे, गरीबी है उसको रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सभी को पता होगा, आई होप सभी को पता होगा। तो सभी लोग नीचे कमेंट करो, जिसे नहीं पता वो कमेंट जाकर देखो जो लोगों ने कर रखे हैं, और उस पर आपको पता चल जाएगा। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग एट फुल स्टीम, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी अब बढ़ चुकी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज हो चुकी है। आपने अभी हमने पेज नंबर 1 पर पढ़ा, इन्वेस्ट भी जो है इंक्रीज हो चुका है। इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को इंक्रीमेंट दिखा, मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको देखते हुए क्या बोला हमारे पीएम साहब ने, इन्होंने इनवाइट किया कैनेडियन फर्म्स को, जो कनाडा की फर्म्स हैं इनको इनवाइट किया कि भाई वो कंट्री में आएँ, इंडिया में आएँ और इन्वेस्ट करें सर्विसेज और प्रोडक्शंस में। ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में आके, जिससे कि हमें भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया। ओके, चलो अब चलते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर, अब एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ पेज नंबर 6 पे आते हैं एडिटोरियल। ये वाला एडिटोरियल पूरा का पूरा हाथरस केस वाला, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो अब यहाँ पर इससे हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। ओके, पूरा केस आपको मैंने समझा दिया है, हाथरस रेप वाला। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप लोगों को आर्टिकल ये दिखेगा, और ये वाला केस जो है इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ओके, कहीं आप सोचो कि इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ाया नहीं, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये आर्टिकल देखोगे, आज का अच्छा आर्टिकल देखो। हर साल की तरह इस साल भी नोबेल प्राइज़ दिए गए। नोबेल प्राइज़ जो है वो हर साल दिए जाते हैं, इस साल भी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2020 के। तो अभी आपको पता है 3 फील्ड में दे चुके हैं। एक हमारी कौन सी फील्ड है? मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में दिया है हमने 3 पर्सनैलिटीज़ को ये नोबेल प्राइज़। और ये क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया। दूसरा नोबेल प्राइज़ हमने किसे दिया? दूसरा नोबेल प्राइज़ हमने फिजिक्स की फील्ड में दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल को डिस्कवर किया। अब तीसरा नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है केमिस्ट्री की फील्ड में। अब एक केमिस्ट्री की फील्ड में 2 महिलाओं को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इनका नाम देख सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, एक टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर। ओके, क्रिस्पर Cas9। ये एक तरीके की आप कह लो कि सीजर टाइप यहाँ पे टूल है, जो कि क्या काम करता है? जो जीन होता है, जेनेटिक्स होता है, जैसे कि डीएनए आरएनए, इसको एडिट करता है, इसको मॉडिफाई करता है, इसको रिप्लेस करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया है। ये जीन है क्या, ये सब चीज़ें क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो
और इसके ऊपर जो यहाँ पे ये नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी कल डाल दी थी। तो आप लोग जाओ चैनल पर नीचे और चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो जो है मिलेगी, तो जाकर आप उसे देख लो। हाईली रिकमेंड करता हूँ जाकर देखो, क्योंकि वहाँ पे आपको मैंने एक एक डिटेल्स वहाँ पे समझाई हैं। ओके, तो चलो फिलहाल अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये क्या है। देखो इसका हेडिंग भी क्या है, सिजरिंग द डीएनए, यानी कि डीएनए को काट कर उसको रिप्लेस करना। देखेंगे, चलो आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पर ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं, नाम आपको देख लो। नाम क्या है, इमैनुअल चारपेंटायर, दूसरी है जेनिफर ए डॉर्डना। तो इन दोनों को यहाँ पर ये नोबेल प्राइज़ दिया है। और एक कहाँ से हैं, फ्रांस से, दूसरी हैं अमेरिका से। और ये नोबेल प्राइज़ में एक और ख़ास बात याद रखो, जो ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है कम से कम अगर इंडियन रुपीज़ की हम बात करें तो इसमें 9 करोड़ रुपए का प्राइज़ है, 9 करोड़ रुपए का प्राइज़। ओके, उसके बाद आगे बढ़े तो अब मैं आपको यहाँ पे इस केस समझाता हूँ ये है क्या। देखो क्रिस्पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब उसके बाद मैं आपको अपनी कहानी शुरू करता हूँ। क्या है, देखो क्या होता है, डीएनए होता है हर पर्सनैलिटी के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक्स होता है डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो हर एक के अंदर होता है ये। तो अभी होता क्या है, देखो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो जेनेटिक आप कह सकते हो जेनेटिक डिसीजेज देखने को मिलती हैं, जो कि ये जेनेटिक डिजीज होती हैं। अगर किसी को है, अगर किसी की फैमिली में है, जैसे किसी मदर को है या फिर फादर को है, तो वो उसके बच्चे को भी हो जाएगी, बच्चे को है तो उसकी फैमिली में भी हो जाएगी, फिर उसकी फैमिली में भी हो जाएगी, यानी कि अपनी फैमिली में ही होगी, फैमिली में ही फैलती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये डीएनए बेस्ड है। ठीक है, आपने सुना होगा डीएनए वगैरह टेस्टिंग वगैरह होती है, तो ये डीएनए बेस्ड है। ये जो आप कहते हैं ना, हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ पहले हमारे ये पूर्वजों को बीमारी थी, अब यहाँ पर अपनी फैमिली में आगे बढ़ती जा रही है, ऐसी चलती भी आई है और चलती भी जाती है बीमारी आगे तक। तो ये जो फैमिली में ये बीमारी चलती भी आती है, इसको कट डाउन करने के लिए, इसको बीच में रोक लगाने के लिए यहाँ पर ये हमारी टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, क्योंकि बीमारी जड़ कौन सी है, डीएनए, डीएनए में बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से बीमारी फैल रही है, तो डीएनए को ही बदल दिया जाएगा। यानी कि जेनेटिक यहाँ पे जीन की एडिटिंग कर दी जाएगी, इसमें ही कुछ ना तो कुछ बदलाव कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मान लो इतना जो है जीन है इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, इतने डीएनए में प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करेंगे, काट कर निकाल देंगे। ठीक है, किसके मदद से, क्रिस्पर की मदद से, क्रिस्पर की मदद से, क्रिस्पर Cas9 की वजह से इसको काट के निकाल देंगे, और हम दूसरा रिप्लेस कर देंगे, दूसरा लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से लगा देंगे तो आपकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो भी ठीक हो जाएंगे, फिर आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें भी यहाँ पर ऐसी कोई बीमारी या जेनेटिक ऑर्डर्स नहीं दिखाई देंगे। सिंपल, समझ में आ गया। तो इसके लिए यहाँ पर ये प्राइस वगैरह, ये नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा यार क्रिस्पर, क्रिस्पर ये है क्या, क्रिस्पर, क्रिस्पर की फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रिपीटेड, अरे यार ये नहीं है क्रिस्पर की फुल फॉर्म। क्रिस्पर की फुल फॉर्म जो है मैंने आपको पहले बताई थी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीटेड। तो यहाँ पर इसकी डिजीज जो है इसकी फुल फॉर्म ये हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि जीन को एडिट करा जा सकता है, बस। ओके, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिखेगा, इस आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है। देखो ये आर्टिकल के बारे में है, जो आरबीआई है वो एमपीसी लेके आता, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इस बार भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि मेंबर्स को चूज करा गया है इस कमेटी के लिए। तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इस कमेटी के लिए वो यहाँ पे सही नहीं है, उस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सही करना पड़ेगा, इसमें जो कुछ सुधार की ज़रूरत है। हुआ क्या है बेसिकली, जो ये अपॉइंटमेंट है ये काफ़ी जल्दी होना चाहिए था, ये देर से अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, अब ये देर से अपॉइंटमेंट हुआ तो ये एमपीसी की जो कमेटी है, इनमें जो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है इन लोगों को। तो अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जैसे कि यहाँ पे क्या क्या हैंडल करना होता है इन लोगों को, तो फिर जो है इन्हें जल्दी इनका अपॉइंटमेंट करना चाहिए, तो अपॉइंटमेंट लेट करा गया है। तो यही है कि जो सिस्टम है इसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें सुधार चाहिए। अब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके लिए 3 मेंबर्स को अपॉइंट करा गया। वो कौन कौन से मेंबर हैं, शंकर भिड़े, आशिमा गोयल, तीसरी है जयंत आर वर्मा। ठीक है, बस और कुछ नहीं यहाँ पे जानना। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा, ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, कैग के बारे में बोला गया है पूरा का पूरा। ठीक है, कैग की वर्किंग, कैग का क्या काम है, बेसिकली इस आर्टिकल में यही कहना है, कैग का क्या काम है, बस आपको यही समझना है। जब अगर आप आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्यों हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, जो हमारा आप कह सकते हो कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट का यहाँ पर पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसने कैग से बोला कि चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, कि मतलब कि जो कंट्रोलर ऑडिट जनरल है इससे बोला कि भाई
जो हमारा चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि इन्होंने क्या करा है कोविड 19 के लिए कुछ आप कह सकते हो इक्विपमेंट जैसे कि सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सारी चीज़ें ली हैं। लेकिन उसमें घोटाला कुछ ना तो कुछ करा है पैसों से रिलेटेड, कि यहाँ पे सस्ता सा प्रोडक्ट ले लिया, सस्ता सस्ता इन्फीरियर सामान ले लिया, और पैसा जो है वो पूरा लिया है, पूरे देने की बात करी गई है, और वो पैसा कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो कैग क्या करता है, कैग हमारा यही काम करता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है या कहाँ से पैसा कमा रही है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखता है, उसको ऑडिट करता है। तो यहाँ पर बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर बात है। बस आपको क्या जानना है इस आर्टिकल से, वो है कैग के बारे में, जो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है, क्या काम है इसका, पूरा का पूरा इस आर्टिकल में वही चीज़ें बताई गई हैं। और देखोगे यहाँ पे ये भी बोला गया कि मेजर परचेजेस बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज ऑल लेवल्स ऑडिटेड बाय कैग, यानी कि गवर्नमेंट जो है हमारा जितना भी चीज़ें खरीदता है या जितनी भी चीज़ें जो है आप कह सकते हो जहां भी पैसा अपना खर्च करता है, वो सब कौन देखता है, कैग देखता है। इसके बारे में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, यहाँ पे होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा पता तो चलेगा कि कितना घोटाला हुआ है, सरकार अगर घोटाला कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें हमारा कैग बताएगा। ओके, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी रहेगी अगर यहाँ पे कैग हमारे पास रहेगा तो। ओके, फिर उसके बाद जो कैग है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, यानी कि हमारे संविधान में कैग के बारे में बातें कह दी गई हैं। और आप लक्ष्मीकांत देखोगे, लक्ष्मीकांत पॉलिटी में भी पूरा का पूरा एक कैग का चैप्टर है। ओके, उसके बाद क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकते हैं कैग इंस्पेक्शन के, सरकार के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ गलत तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है गलत तरीके से, कहाँ कहाँ से घोटाले हो रहे हैं पैसे के। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैग बता देता है। ओके, अब थोड़ी बहुत बातें कवर कर लेते हैं कैग के बारे में, हालांकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चली गई होंगी फिर भी। तो जो ये कैग है, जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये जो एक इंडियन अथॉरिटी है जो कि एस्टेब्लिश करी गई है आर्टिकल 148 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 148 के द्वारा यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करा गया। क्यों एस्टेब्लिश करा गया, ताकि क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके ऊपर भी तो किसी को ध्यान रखने के लिए हमें कुछ चाहिए, उसके ऊपर भी तो कोई ध्यान रखे। तो इसलिए कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जो कि सरकार के सारे रिसीव्स और सारे एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार कितने कमा रही है और सरकार अपना कितना खर्च कर रही है, इन सब के ऊपर ध्यान रखेगी, इन सबको देखेगी कहीं घोटाले वगैरह तो नहीं कर रही है। ओके, तो इसलिए हम इस बॉडी को लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये दिखेगा कि ये कितने मेंबर्स वगैरह हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो कैग है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल के बीच में मेंशन्ड है, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 के बीच में पूरा का पूरा हमारा कैग के बारे में मेंशन्ड है। तो आप जाके पढ़ सकते हैं, आपके लक्ष्मीकांत पॉलिटी में भी ये चीज़ है। ओके, अब यहाँ पर हमारे आज के टाइम पे जो कैग हैं वो कौन है, जीसी मुर्मू जो कैग हैं। ठीक है, आज के टाइम पे क्या कौन से कैग हैं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वो जीसी मुर्मू है। और जीसी मुर्मू कौन थे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। अब यहाँ पे कैग का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, जो जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया होता है, ये अपॉइंट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं कि हाँ भाई इसे अपॉइंट करना चाहिए, और उसके बाद जो है हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। उसके बाद जो कैग है उसका वो रिमूव भी करा जा सकता है। कैसे रिमूव, अगर उसका कोई मिसबिहेवियर हो तो भी रिमूव करा जा सकता है, या फिर वो अपने आप भी रिमूव हो सकता है, कि अगर उसे चाहिए हो कि हाँ मैं अब हटना चाहता हूँ, तो वो अपने आप भी ये काम कर सकता है। ओके, बस आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 7 पे आप लोग को एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे ये दिखेगा। ये किस चीज़ के बारे में, बेसिकली ये है कोविड-19 की वैक्सीन से रिलेटेड है। यहाँ पर ये अमेरिका से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, यूएस से रिलेटेड बात हो रही है। अब यहाँ पर ये हुआ क्या है, ये बोला जा रहा है वार्निंग बैक ट्रस्ट इन वैक्सीन, यानी कि जो पब्लिक के ऊपर पहले ट्रस्ट दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस के प्रेसिडेंट आज के टाइम पे, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या करा, इलेक्शन आ रहे हैं पास, तो इलेक्शन से पहले यहाँ पर क्या क्या बातें बोलते गए लोगों से, कि इलेक्शन से पहले ही वैक्सीन आ जाएगी, इलेक्शन से पहले हम लोग वैक्सीन बना लेंगे, इलेक्शन से पहले वैक्सीन को डेवलप कर लेंगे कोरोना वायरस की। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो जो हमारा एफडीए है, एफडीए क्या, यूएस में हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसने बोला कि भाई इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बन सके। एटलीस्ट यहाँ पे फेज 3 ट्रायल में है काफ़ी सारी वैक्सीन्स, लेकिन उसके बाद भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 मंथ का टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे जो पब्लिक को ट्रस्ट दिया था ट्रंप साहब ने, वो क्या हो गया, ट्रस्ट ब्रेक। ओके, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, जो ट्रस्ट बनाया रखा था वो ब्रेक हो गया है। इसको देखते हुए यहाँ पर बोला है कि पहले बोले कि इलेक्शन से पहले वैक्सीन आ जाएगी, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैक्सीन अभी नहीं आने वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अभी के यहाँ पे आप लोग ये चीज़ भी देखोगे,
यही सारी चीज़ें बोली गई जो FDA हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके द्वारा बोला गया कि काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा वैक्सीन को डेवलप होने में, ठीक है। जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग है उसे अभी टाइम लगने वाला है। अभी यहाँ पर इतनी जल्दी जैसे कि आप सोच रहे हो ऐसा नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे ये बोला गया कौन कौन सी वैक्सीन फेज़ 3 ट्रायल में है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, पिफिजर, यहाँ पे ये सारी की सारी वैक्सीन जो हैं फेज़ 3 ट्रायल में है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वैक्सीन को डेवलप करा जाएगा। अगर फेज़ 3 ट्रायल से निकल कर जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर जो FDA एंड दैट वर्ल्ड विल बी सेफर इफ वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट द वैक्सीन डिलीवरी इन पॉलिटिकल टर्म। और साथ ही साथ यहाँ पर ये डॉक्टर बोल रहा है, इन्होंने बोला कि हम लोग बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब तक जो है वैक्सीन को हम लोग अप्रूव कर पाएंगे FDA के द्वारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कब तक वैक्सीन अप्रूव हो पाएगी, ये कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ओके, उसके बाद यही चीज़ है कि जो ट्रंप ने क्या करा था, विश्वास दिलाया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हाँ लोगों को की वैक्सीन आ जाएगी। जो वो ट्रस्ट था वो यहाँ पर अभी यहाँ पर ट्रस्ट वो सब जा चुका है, ठीक है। लोग सोच रहे थे हाँ वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हुआ। इसके साथ हमारा आर्टिकल ये भी ख़त्म और साथ ही साथ हमने कर लिया अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस को भी ख़त्म। तो आज का शॉर्ट रहा है न्यूज़पेपर एनालिसिस, क्योंकि आज के इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी नहीं थे। और हाँ, ये न्यूज़पेपर आपके पास जब आएगा तो आप ये इसको पढ़ लेना, ये एक इंटरव्यू है, ठीक है। ये इंटरव्यू हुआ है तो इसको पढ़ लेना, इंटरव्यू पढ़ लेना आप लोग। यहाँ पर आप लोगों के पास न्यूज़पेपर आएगा तो आपको कुछ जानने को मिलेगा, आपका ओपिनियन भी बिल्डअप होगा। ओके, तो आज के लिए यहाँ पे हो गया बस और इतना ही। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आती रहे। और टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम लिंक को क्लिक करो और उसको ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इंक्लूडेड द हिंदू न्यूज़पेपर। और साथ ही साथ बस इतना ही। और जो मैं क्या कहना था, एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, हाँ, कि जो मैंने पूछा था आप लोगों से कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वो सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।